दोस्तों नमस्कार। बड़ा ही सामान्य सा एक सवाल है। इस देश में संविधान है। इस देश में संविधान के तहत कानून का राज है। इस देश में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। प्रतिनिधि ज्यादा बड़ी तादाद में जिस पॉलिटिकल पार्टी का होता है, उस पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता बन जाती है। अब जनता ने जिस सरकार को बनाया वो सरकार संविधान के हिसाब से काम करे, कानून का लिहाज करे, या फिर जिस जनता ने उसे चुना है उस जनता के अनुकूल परिस्थितियों को बनाने के लिए वह कानून को भी ताक पर रख दे, संविधान को भी हाशिए पर ढकेल दे। आप सोच रहे होंगे ऐसा संभव कैसे हो सकता है, क्योंकि संविधान ने तो सबको अधिकार दिए हैं। इस देश में हर नागरिक को बराबर माना है। तो ऐसे में कोई राजनीतिक दल किसी एक नागरिक को लेकर सत्तानुकूल हो जाए और किसी दूसरे नागरिक को लेकर सत्ता का विरोधी मान बैठे, यह कैसे संभव है। और दूसरा सवाल है, जब बकायदा देश में संविधान के तहत कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, यानी लोकतंत्र के तीन पिलर हैं, तो तीनों के अपने अपने अधिकार तो होने चाहिए। तो आइए आज एक शानदार पन्ना आपके साथ सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही खोलने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इस देश में बीजेपी शासित राज्यों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी कर दी। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पे जो टिप्पणी की, उस आधार के इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे मामले इस देश में जुड़े हुए हैं जो आपको आज बेचैन कर देंगे। ये कैसे संभव होता है, आपको जानकर हैरत होनी नहीं चाहिए। 2014 में जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी, तो बीजेपी की सरकार ने फैसला लिया कि कुछ नेताओं पर जो केस चल रहे हैं उन केस को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि वह राजनीतिक सोच से उन पर केस डाले गए थे। सामान्य तौर पर कोई भी कहेगा जब आप पर केस हो गया तो उसके बाद आपको पुलिस और अदालत का चक्कर लगाना ही होगा, और जब केस दर्ज हो गया तो फैसला अदालत को करना है। कोई सरकार कैबिनेट की बैठक में फैसला ले नहीं सकती है। सही बात है। लेकिन 2014 के बाद 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तो उन्होंने भी फैसला लिया कि कई हजार मामले ऐसे हैं जिन मामलों को लेकर राजनीतिक तिकड़मों का सहारा लिया गया और उन पर केस दर्ज कर दिया गया, तो वह तमाम केस वापस लेना चाहते हैं। और उसके बाद राज्यपाल उत्तर प्रदेश के राम नाईक ने एक नोटिफिकेशन निकाला और केस पॉलिटिशियंस जो सत्ताधारी हो गए थे उनसे वापस हो गए। कितने केस थे, कौन कौन लोग थे, जानकारी दी जाएगी, लेकिन सवाल तो आज का है। इसी दौर में न्याय की प्रक्रिया में अदालत तक कोई पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन सत्ता का खौफ और सत्ता का डर होना चाहिए। और यह डर और खौफ कैसे पैदा होगा, इसके लिए एक कमाल की तरकीब बुलडोजर के जरिए निकाली गई। बुलडोजर के आसरे न्याय की प्रक्रिया इतनी तीखी हो गई कि जो आरोपी है, यानी जिस पर शक है, उसके घर पर बुलडोजर चल गया। जो दोषी है, दोषी तक तो बात बहुत कम पहुंची, वो लगभग 2 से 3% तक ऐसे नजर आए। लेकिन सामान्य स्थिति में आरोपी जो है और अदालती कार्रवाई अभी चलनी है, लेकिन उससे हटकर एक झटके में बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा क्या हो गया कि बुलडोजर प्रेम ने हर उस आरोपी को घर को ध्वस्त करना बुलडोजर से शुरू कर दिया, जिसको लेकर खौफ समाज के भीतर यह छा जाए कि कोई ऐसी कार्रवाई आने वाले वक्त में नहीं करेगा। आपके भीतर नहीं, इस देश में बहुत सारे लोगों के भीतर बहुत सारे सवाल बुलडोजर को लेकर आए। बहुत सारे सवाल 2014 और 2017 में जब पॉलिटिशियन ने अपने ऊपर से केस को कैबिनेट की बैठक में ही वापस ले लिया, या राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी करके सब केस को वापस लेने की परिस्थितियां पैदा कर दी, उस वक्त भी सवाल थे, इस वक्त भी सवाल है। और आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई, उनके सामने जमायत उलेमा हिंद ने बहुत साफ तौर पर याचिका दी कि दरअसल बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है।
आज सवाल जवाब जो हुए वो इस मायने में बड़े महत्वपूर्ण हैं कि जो ताकत बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों के हाथ में थी, उस पर एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर ब्रेक लगा दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और अगर आरोपी तो दूर, अगर कोई दोषी भी है तब भी आप ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और हमने तय किया है कि अब इस देश भर को लेकर जहां पर भी बुलडोजर चल रहे थे, सब पे ब्रेक लगे और हम एक गाइडलाइन इस देश के लिए जारी करेंगे, क्योंकि यह संभव ही नहीं है कि कोई राज्य में कोई चुनी हुई सत्ता किसी के घर को ध्वस्त कर दे। बेटा आरोपी है और बाप का घर है तो भी नहीं, तो भी ध्वस्त कर दो। कैसे कैसे आरोप इस दौर में आए। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब पूरा दस्तावेज आया तो सुप्रीम कोर्ट भी भौचक रह गया कि ऐसी परिस्थिति में जो जो आरोप जिन लोगों पर लगे हैं, उसमें बकायदा पुलिस का काम क्या बचेगा और अदालतों के भीतर भी कार्रवाई फिर बचेगी ही नहीं। तो यानी चट न्याय की जो प्रक्रिया एक झटके में कानून और संविधान को दरकिनार रखते हुए शुरू हुई, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के भीतर आज बेचैनी छा गई। क्योंकि जो कार्रवाई हो रही थी और बुलडोजर के जरिए जो पहला मुद्दा आपके सामने आया, उसमें सरकार ने कहा कि दरअसल किसी भी आरोपी की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने जो अपराध किया, आरोपी तो अवैध कब्जों पर भू निर्मित एक्ट के तहत, जो कि वहां पर म्युनिसिपल एक्ट कहते हैं उसको, उसके तहत यह एक्शन लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट को सरकार को डपटना पड़ गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां हम अवैध अतिक्रमण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इस मामले से जुड़ी हुई उन तमाम पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं जो ये कहने आए हैं कि इस देश के भीतर में सत्ता और सरकारें कैसे काम करती हैं और एक खौफ लोगों के भीतर पैदा कर देती है। और अब हम चाहते हैं कि इस मामले से जुड़े हुए जो भी प्लेयर्स हैं, जो भी पार्टियां हैं, सभी सुझाव दें, क्योंकि हमें अब एक राष्ट्र के लिए एक गाइडलाइन देनी होगी। और यह भी कहा कि कैसे संभव है किसी का बेटा आरोपी, आपने उसके घर को गिरा दिया, पता चला वो पिता की कमाई से घर बना था। यह कार्रवाई का तरीका ठीक नहीं है। बात इतनी भर नहीं है। हमने शुरू में जिक्र आपसे 2014 और 17 का किया था। इस दौर में उत्तर प्रदेश, खासतौर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बुलडोजर बाबा के नाम से पहचानी जाने लगी। और मुश्किल ये नहीं है, मुश्किल तो यह भी है कि बीते चुनाव के वक्त में बकायदा प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ की पीठ ठोकी और कहा कि देखिए कितना शानदार काम वो कर रहे हैं। यानी इस देश के भीतर कानून से गवर्नेंस चल रही है या नहीं चल रही है, उससे हटकर प्रधानमंत्री ने यह मान लिया और समझ लिया कि इस देश के भीतर में कोई भी बीजेपी का मुख्यमंत्री अगर सत्ता के खौफ को लोगों के भीतर पैदा कर देता है तो वो सही है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या यह पूरी की पूरी प्रक्रिया जो 2014 के बाद से इस देश में नजर आने लगी, उस पर इस देश में चुनी हुई सरकारों ने आंखें मूंद ली। और चूंकि यह कोई पहली प्रक्रिया नहीं है, 2017 से उत्तर प्रदेश में यह होते चला आया है। इससे पहले मध्य प्रदेश में एक वक्त होता था जब बाबूलाल गौर जो थे वो नगर मंत्री हुआ करते थे और जब इंक्रोचमेंट उनको हटाना पड़ता था तो बुलडोजर लेकर सड़क पर चलते थे। लेकिन सड़क पर चलते थे, उसके इर्द गिर्द जो लोग अवैध अतिक्रमण किए थे उनको गिराते थे। लेकिन उनकी पहचान बुलडोजर मंत्री के दौर में, उस समय पटवा मुख्यमंत्री थे, हम 90 के दशक का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन यहां तो मामला अलग है। यहां है जो भी अपराध हुआ, उस अपराध को लेकर जो आरोपी है भेजो और उसके बाद नगर निगम शुरू हो जाता है, बुलडोजर लेकर चीजें पहुंच जाती हैं। मसला सिर्फ बुलडोजर के तौर तरीकों भर का नहीं है, मसला है कि हम चुनी हुई सत्ता हैं और हमारी ताकत का एहसास होना चाहिए। इस ताकत के एहसास के तहत ही एक ऐसी परिस्थिति भी आई जहां पर जो मन चाहे अपने आप को अगर सत्ता के अनुकूल पा रहा है तो वो कहीं भी कोई कार्रवाई कर सकता है। और यह स्थिति हरियाणा में नजर आई, यह स्थिति महाराष्ट्र में नजर आई जब दो लोगों को मारा पीटा जा रहा था। गौवंश उनके पास का जिक्र हुआ और उसके बाद उनके खिलाफ जो लोगों ने कार्रवाई की, स्थिति यह आई कि उस पर राहुल गांधी ने
अपनी बात को यह कहकर रखा कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित करना चाह रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण उसके बाद की परिस्थिति जी, उसमें जो है साफ तौर पर विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल ने कहा कि भारत में सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। कुछ और बातें भी कहीं उसका जिक्र होगा, लेकिन उससे पहले हमें लगता है जब हम इस बुलडोजर की प्रक्रिया में आए तो हमने कुछ पुरानी फाइलों को खोलना शुरू किया। हमारी टीम ने तमाम चीजें की कि क्या वाकई चुनी हुई राजनीतिक सत्ता अपने ऊपर केस भी वापस ले सकती है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के दस्तावेज मिले। इस दौर में चूंकि उत्तर प्रदेश का जिक्र बार बार हो रहा है, तो हमारी टीम ने इसकी जानकारी निकाली कि दरअसल ये पूरी प्रक्रिया की शुरुआत कैसे हुई थी। तो दिसंबर 2017 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने एक नोटिफिकेशन निकाला और कहा कि उस वक्त के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अभी भी हैं, और कई और नेता, शुरुआती दौर में 13 नेताओं का जिक्र था। उसमें योगी आदित्यनाथ भी थे, केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, उनका नाम भी था, और उसके अलावे 11 और नाम थे। उसमें राकेश सिंह पहलवान थे, कुंवर नरेंद्र सिंह थे, समीर कुमार सिंह थे, शिव प्रताप शुक्ला का जिक्र हमने किया ही, विश्वकर्मा द्विवेदी थे, शंभू शरण सिंह थे, भानु प्रताप सिंह थे, ज्ञान प्रताप शाही थे, रमापति त्रिपाठी थे, शीतल पांडे थे, विभ्राट चंद्र कौशिक थे, उपेंद्र शुक्ला थे। ये शुरुआती पहले दौर का नाम है। इसके बाद और भी कई मुकदमे और टारगेट रखा गया, 20,000 मुकदमे खत्म किए जाएंगे, क्योंकि ये तमाम मुकदमे जो हैं ये पॉलिटिकल वे में किए गए धरना प्रदर्शन और निषेधाज्ञा लागू और निषेधाज्ञा तोड़ने को लेकर है, उसको खत्म कर दिया जाए। अभी हफ्ते भर पहले भी नहीं, 4 दिन पहले की बात है, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर बरसों पुराना मामला आया, जिसमें इसी तरीके के धरना प्रदर्शन और निषेधाज्ञा तोड़ने का आरोप लगा और उसमें उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया। उनको अदालत में जाना पड़ा और फिर अदालत ने उनको जमानत दे दी। ये पूरी प्रक्रिया एक झटके में गायब हो गई जब 2017 में उत्तर प्रदेश के भीतर बीजेपी सरकार आती और 2014 में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आती है। यानी यहां से एक ताकत मिलती है कि हमें जनता ने चुना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये प्रक्रिया अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जिस समय इस देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू थे, उन्होंने भी रिटायर्ड जस्टिसों को यह कहकर चिताया था कि चुनाव तो हमें लड़ना है, चुनाव आपको तो लड़ना नहीं है, तो और हमारी जिम्मेदारी, आपकी क्या जिम्मेदारी है, तो आप हमें कुछ सिखाइए नहीं, आपके ऊपर भी आरोप लगेंगे तो हम आपको भी बख्शेंगे नहीं। यानी एक लिहाज से इस देश के कानून मंत्री ने रिटायर्ड हुए जस्टिस को चेताना शुरू किया और खास तौर से एक खास कैटेगरी के जस्टिस जो सवाल उठाते थे इस देश के भीतर के मुद्दों को लेकर, उनको अपने तरीके से दिया। बाद में यह अलग मसला है कि कानून मंत्री बदल गए, किरण रिजिजू को हटना पड़ गया, लेकिन यह एक सोच निकल कर आई जिसमें इस देश के भीतर में चुनी हुई सत्ता को मौजूदा वक्त में चेक एंड बैलेंस पसंद नहीं है। चेक एंड बैलेंस इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि उनको लगता है कि एक लंबी प्रक्रिया होगी और लंबी प्रक्रिया के तहत यह अक्सर कहा जाता है कि न्याय अगर विलंब से मिले तो फिर वो न्याय नहीं होता है। और इस देश के भीतर 5 करोड़ से ज्यादा मामले न्यायालयों में लंबित भी पड़े हैं, यह भी एक सच है। तो अब इस राजनीतिक परिस्थितियों के भीतर कोई चाहता है कि अगर न्याय मिल रहा है और न्याय देना है तो मैं ही दूंगा, और मैं न्याय दूंगा तो मैं ही पुलिस की भूमिका में हूं, मैं ही जुडिशरी की भूमिका में हूं, क्योंकि जनता ने मुझे चुन रखा है। अब इस परिस्थिति के भीतर एक क्षण के लिए सोचिए कि सिर्फ यूपी नहीं, बात वहां से मध्य प्रदेश पहुंची, मध्य प्रदेश से बात राजस्थान पहुंची, और यह प्रक्रिया इस देश के भीतर अलग अलग जगहों को प्रभावित करती चली गई। और बुलडोजर एक्शन के दायरे में कितने लोग कैसे आते चले गए, इस प्रक्रिया को भीतर अगर आप घुसिएगा तो यहां पर कई सवाल एक झटके में आपके सामने होंगे, क्योंकि केस दर केस आज सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था। उसमें एक बात और निकल कर आई, सुप्रीम कोर्ट के भीतर यह भी सवाल था कि जिसे आप आरोपी मानते हैं उस आरोपी को अपना बचाव करने का मौका भी नहीं देते हैं। यह कैसी न्याय प्रक्रिया हो गई आपके द्वारा। और उसमें यह भी कहा गया कि कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए बिना पीड़ितों को तुरंत सजा के तौर पर घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है।
बचाव कर नहीं सकते हैं, यानी एक ऐसा एक्शन जो सरकार को लगे कि राजनीतिक तौर पर वो उसके अनुकूल है, लेकिन इस देश के संविधान और कानून की चाहे धज्जियां उड़ रही हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इन्हीं सवालों के दायरे में कहा, आपकी पूरी कार्रवाई सही नहीं है। और नहीं क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो मामले गए थे उसमें तकरीबन उनको जो पूरी कॉपी सौंपी गई, वो जानकर हैरत में मत आइएगा, 2000 से ज्यादा मामले, जबकि इस देश के भीतर में 2017 के बाद से वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो और कुछ राज्यों का और भी जिक्र है जहां जहां कुछ दंगे हुए थे और दंगों के आरोपी थे, उनके घरों पर चलना, उसके दायरे में असम भी आया, दिल्ली भी आया, गुजरात भी आया। तमाम राज्यों का जिक्र की पूरी पोटली सुप्रीम कोर्ट के पास थी। लेकिन जानना चाहिए कि दरअसल ये पूरी प्रक्रिया इस देश में चल कैसे रही थी। तत्काल का जिक्र किया गया कि राजस्थान के उदयपुर में अगस्त 2024 10वीं का छात्र एक दूसरे छात्र से लड़ाई लड़ता है, एक छात्र चाकू मार देता है, वो घायल हो जाता है, पूरे शहर में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं और 17 अगस्त को आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर चल जाता है। ये पूरी प्रक्रिया हुई। छतरपुर में मध्य प्रदेश में 21 अगस्त को कोतवाली थाने पर पथराव होता है। पथराव के लिए जो लोग उकसा रहे थे उसमें 3-4 भाई एक साथ थे, जो उन पर आरोप लगाया गया। उकसाने वाले भाइयों के घरों पर 24 घंटे के भीतर 20,000 स्क्वायर फीट पर बनी 20 करोड़ रुपए की 3 मंजिला हवेली की जो इमारत थी उसको जमीन में मिला दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में जून मुरादाबाद में एक विवाहिता का अपहरण करने की कोशिश की जाती है। अपहरण का विरोध करने वाले माँ बाप और भाई को गोली मार दी जाती है। उस अपहरण करने वाले के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाता है। बरेली में 26 जून को, इसी साल 26 जून को सनी का बर्थडे है। बर्थडे में वह एक होटल को कहता है कि आप 150 रोटियां बना दीजिए, ऑर्डर करता है। जो होटल है वो मशाल होटल है, उसका मालिक जो है जिशान है। जिशान सिर्फ 50 रोटी तब तक बना पाते हैं जो ऑर्डर का टाइम होता है, और एक झटके में दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि उधर पार्टी शुरू हो गई है, इधर रोटियां कम पड़ गई हैं। उसके बाद होटल का मालिक ज़्यादा बुलंद निकलता है और अपने तमाम जो कर्मचारी और जो भी रहते हैं होटल में, उनसे मिलकर वो सनी की पिटाई कर डालता है। और उसके बाद पिटाई इस रूप में होते होते बात बढ़ती है, और जब आरोपी जिशान के पूरे होटल पर बुलडोजर चला दिया जाता है, यानी एक झटके में न्याय हो गया। इस प्रक्रिया को कमलनाथ ने भी अपनाया था। कमलनाथ बहुत कम देर रहे, उन्होंने भी अपनाने की कोशिश की। तो कमलनाथ एक ट्रायल कर रहे थे, 3 केसेस में उन्होंने ट्रायल किया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जब मध्य प्रदेश में आए, उन्हें यह पूरा मॉडल बड़ा शानदार लगा, और उसके बाद अभी मोहनलाल यादव है, वो अभी उसी पटरी पर चल पड़े। जो जानकारी निकल कर आई सामने, उसमें बताया गया कि हजारों मामले मध्य प्रदेश के भीतर हैं। उत्तर प्रदेश में भी 2000 से ज्यादा मामलों का जिक्र किया गया, और एक एक करके बताया गया कि कैसे, जैसे मध्य प्रदेश में 10 अप्रैल 2022 रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, पथराव हो गया, दंगाई को गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद उस मस्जिद, जो तालाब स्थित मस्जिद, जो वहाँ की प्रसिद्ध मस्जिद है, सारी दुकानों पर बुलडोजर चल गया। उसमें से कई बुलडोजर जिनके घर पे चला, वो लोग अदालत पहुंचे, बोले हमें तो पता ही नहीं था उस दिन कहाँ पथराव हुआ, क्या हुआ, हम तो अपनी दुकान चला रहे थे। लेकिन नहीं, न्याय हो गया। मंडला के नैनपुर के भैंसवाही गांव में 11 घंटे जो 11 घरों में गोवंश के अवशेष मिले, सभी पर बुलडोजर चल गया, न्याय तुरंत हो गया। इसी तरीके से सीधी का पेशाब कांड आपको याद होगा, एक वहां पर बीजेपी के नेता ने, प्रवेश शुक्ला ने, एक आदिवासी पर पेशाब कर दिया था। उनके घर पर भी इतना दबाव हो गया कि बुलडोजर चलाना पड़ा। आप कहेंगे देखिए, बीजेपी के नेता पर भी और उनके घर पर भी तो बुलडोजर चल गया, सही बात है। लेकिन यह गैर कानूनी बुलडोजर की परिस्थिति आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। लेकिन चूंकि हमने बीजेपी के नेता का जिक्र किया, तो यहां यह भी जिक्र कर दें, प्रवेश शुक्ला ब्राह्मण समाज से आते हैं। ब्राह्मण समाज नाराज हो गया, फिर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ ने चंदा किया, इतना पैसा कलेक्ट किया कि उसका घर आज फिर से बन गया है। लेकिन मामला अदालत में चला गया। पिता रमाकांत शुक्ला ने अदालत पहुंचकर कहा, यह क्या मामला है। अदालत ने पूछा सरकार से, यह क्या मामला है। सरकार चुप।
ये पूरी प्रक्रिया बतलाती है कि इस देश के भीतर का सिस्टम कैसे चल रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट एक साल की निकाली जिसमें अलग अलग जगहों पर जो दंगे और प्रभावित इलाके थे, उसमें दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उसमें 128 संपत्तियों पर बुलडोजर चल गया। ये तमाम परिस्थितियों ने कुछ ऐसे सवाल एक झटके में इस देश के सामने खड़े कर दिए। क्या चुनी हुई सत्ता, और उसमें चूंकि ज्यादातर एक कमलनाथ का नाम बीच में आया जिन्होंने 3 केस पे बुलडोजर का ट्रायल किया था, इससे हटकर बीजेपी शासित राज्यों में यह सरकार की वो ताकत के तौर पर उभर गया जहां से वह डरा सकते हैं, अपने होने का एहसास उन लोगों को करा सकते हैं, या अपराध रोकने के लिए वो ये मानकर चलते हैं कि पुलिस नाकाबिल है, अदालतें मामले और टालती चली जाएगी और हमारे पास 5 बरस का वक्त है, इस 5 बरस में हमको रिजल्ट देना है। तो या तो इस देश का पूरा सिस्टम करप्ट हो गया, या उस सिस्टम के भीतर एक नया उपाय चुनी हुई सत्ता ने खोज लिया, जो बीजेपी शासित राज्यों को आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। तब यहां पर एक आखिर में सवाल यह निकल कर आया कि सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान की व्याख्या करना है, और इस देश में कानून का राज हो, और कानून के लिए पुलिस का क्या काम है, अदालत का क्या काम है और मुख्यमंत्री का क्या काम है, यह भी बताने की जरूरत क्या इस दौर में पड़नी चाहिए, या सबको पता है, क्योंकि सभी तो संविधान की शपथ लेकर सत्ता में आए हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में 3 सबसे बड़े सवाल खड़े हो गए। ये सवालों को लेकर इसलिए ज़्यादा मौजूद परिस्थिति है क्योंकि पिछले दिनों जो हरियाणा में जो 2 लड़कों की पिटाई जो कर रहे थे और जो महाराष्ट्र में ट्रेन में हुआ, उसमें लेकर राहुल गांधी ने एक बात कही। उनका कहना है कि दरअसल भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसीलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। तो ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए, इस बात का जिक्र राहुल गांधी ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एक दूसरे कैनवास में ले गया और बताया कि यह कैसे संभव है। वो आश्चर्यचकित था 5000 केसेस की पोटली को देखकर, यह क्या हो रहा है। तो क्या इस देश के भीतर में चुनी हुई सरकारों की ताकत के समानांतर इस देश में कोई एक आम नागरिक खड़ा हो नहीं सकता है? जमायत उलेमा हिंद को खड़ा होना पड़ा, या ऐसे किसी संगठन या किसी पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा होना होगा। पिछले दिनों कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी आकर सामने बोलने लगी, ये कैसे न्याय दे रहे हैं, ये न्याय के कौन से तरीके हैं। पहला सवाल, इस देश की सरकार चुनी हुई जो होती है, क्या उसको अपनी ताकत का एहसास ऐसे कार्यों से होता है जो गैर कानूनी तरीके से वो कर पाए, या कानून को खत्म कर खुद को ही कानून मानने लग जाए, तभी पता चलता है कि ये सरकार आ गई? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, क्या इस देश के भीतर में कटुता समाज में के भीतर वोट बैंक को लेकर या पॉलिटिकल पार्टी के नजरिए से समुदायों में इतनी ज्यादा बट गई है कि जो राजनीतिक सत्ता जिस समुदाय के करीब होगी, उस समुदाय का दबाव कुछ ऐसा हो जाता है राजनीतिक सत्ता पर कि आपको यह काम करना है, तो फिर वो काम कर देती है क्योंकि उसे पता है दोबारा सत्ता में आना है। क्या ऐसी प्रक्रिया में यह समाज आकर खड़ा हो गया है? और तीसरा सवाल बहुत साफ, सामान्य और छोटा सा है। इस देश में पुलिस की उपयोगिता क्या है? इस देश में न्यायपालिका की उपयोगिता क्या है? और इस देश में सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्यों है? और इस देश के भीतर चुनी हुई सत्ता या सरकारें जिसको जनता चुनती है, क्या उसके दायरे में घुसकर यह माना ना जाए कि जिस देश में वोटिंग परसेंटेज ही 60% औसत रहता हो, उस 60% का भी जो हिस्सा होता है जो वोटिंग में मिलता है वो 30 से 40% ही मिलता है, बाकी विरोध में ही होता है। जैसे मोदी सरकार को 37% वोट मिल गए तो इसका मतलब है 63% नहीं भी तो वोट मिले। इससे पहले 31% वोट मिले थे तो इसका मतलब था 69% वोट नहीं भी तो मिले। लेकिन क्या ये पूरी संसदीय प्रणाली ने एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर पैदा कर दी है कि अगर आप राजनीतिक सत्ता में हैं और अगर आप इस पूरे सिस्टम के लिहाज से ही काम करेंगे तो 5 साल के बाद आपकी विदाई तय है और फिर दूसरा आ जाएगा,
फिर उस दूसरे की विदाई हो जाएगी, फिर आप आ जाएंगे। तो ऐसे में क्या नया रास्ता मौजूदा राजनीतिक सत्ताओं ने यह सोचकर खोज लिया है कि हमें रहना है तो हम ही पुलिस हैं, हम ही न्यायपालिका हैं, हम ही मीडिया हैं, यानी जानकारी भी हम ही देंगे, कार्रवाई भी हम ही करेंगे, न्याय भी हम ही सुनाएंगे। और ये सोच किसी भी बुलडोजर से कहीं ज्यादा भारी है। और शायद इस देश की आजादी और आजादी के बाद बने हुए संविधान को लेकर जो मशक्कत तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने की, शायद मौजूदा वक्त उन्हें आईना दिखा रहा है। ये सवाल हमारे और आपके दोनों के लिए है। लेकिन अब अगली सुनवाई 17 तारीख को होनी है, तो देखें रास्ता निकलता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।